हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट क्लास। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? आई होप आप सभी लोग हेल्दी, हैप्पी और एक्साइटेड भी होंगे क्योंकि आपका नेट का एग्ज़ाम होने वाला है और आप सभी ने तैयारी शुरू कर दी है। और इसी में हमारा आपके लिए एक छोटा सा सहयोग है। हमने अपना 2022 जून नेट का सिलेबस के साथ रेगुलर कंटिन्यू क्लास स्टार्ट किया है। तो स्टूडेंट, जैसे कि सिलेबस हमने अपने लास्ट वीडियो में अपलोड किया था, अब नेक्स्ट आज हमारा जो पहला टॉपिक है सेकेंड पेपर पॉलिटिकल साइंस का, वो है स्वतंत्रता। आज हम लिबर्टी पे बात करने वाले हैं। इससे पहले हम क्लास स्टार्ट करें, आपको मैं बताना चाहती हूँ कि आप घर बैठ के भी क्लास कर सकते हैं, ऑफलाइन क्लास कर सकते हैं। हमारा जो कॉन्टैक्ट डिटेल है वो हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहाँ से आप हमसे कॉन्टैक्ट करिए। साथ ही साथ हम आपको स्टडी मटेरियल्स और आपको डेली प्रिपरेशन के लिए जितनी भी ज़रूरी चीज़ें होंगी वो सारे टिप्स भी देंगे। सो आप अपनी तैयारी को और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए हमारी ऑफलाइन क्लास भी ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए, आपका टाइम वेस्ट किए बिना स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का टॉपिक जो है वो है स्वतंत्रता। तो स्वतंत्रता को, जैसे कि हमें सबसे पहले तो इसकी मीनिंग समझनी होगी। सबसे पहले ये देखिए कि जो अभी प्रेजेंट टाइम चल रहा है, वर्तमान युग, आधुनिक युग, उसमें स्वतंत्रता सबसे ज़्यादा लोकप्रिय शब्द है। और इस लोकप्रियता का परिणाम ये हो रहा है कि लोग अपनी इच्छा के हिसाब से स्वतंत्रता को अलग अलग अर्थों में यूज़ करने लगे हैं। ज़्यादातर लोग स्वतंत्रता का मतलब मनमानी करने या बिना किसी के दूसरे, मतलब कोई और व्यक्ति उनकी लाइफ में इंटरफेयर ना करे, बिना किसी दूसरे व्यक्ति के हस्तक्षेप के अपनी इच्छा से, अपनी सुविधा से काम करने से लेते हैं, यानी कि मनमानी करना चाहते हैं। ये स्वतंत्रता का अर्थ निकालते हैं। स्टूडेंट्स, स्वतंत्र विचारक स्वतंत्रता का जो अर्थ है वो प्राचीन परंपरा और बंधनों से मुक्त होने से लेते हैं। जैसे कि आपको पता है, नेट में जो है किसी भी टॉपिक पे आपको बहुत ही गहराई से नॉलेज होनी चाहिए, तो बारीकी से इन सब चीज़ों को हमें समझना होगा कि स्वतंत्रता का अर्थ क्या है। तो जो प्राचीन पुरानी परंपराएं और बंधन है उससे मुक्त होने के लिए जो स्वतंत्रता के विचारक हैं उन्होंने इसका अर्थ लगाया। साथ ही साथ जो आध्यात्मिक संत लोग हैं वो स्वतंत्रता का मतलब सांसारिक मोह माया से मुक्त होने के लिए लेते हैं। साथ ही साथ जो, जैसा कि मैंने बताया ना, हर व्यक्ति अपने हिसाब से स्वतंत्रता का अलग अलग अर्थ निकालता है, ठीक है। तो साथ ही जो परतंत्र देश है उसके निवासी स्वतंत्रता को स्वराज का पर्यायवाची समझते हैं। लेकिन व्यवहार में प्रचलित जो स्वतंत्रता के अलग अलग अर्थ हैं उसका कोई भी अर्थ पूरा नहीं माना जा सकता, ठीक है। चलिए, इसको हम विस्तार से समझने के लिए इसको दो पहलुओं में देखते हैं, दो पक्षों में देखते हैं। तो ये दो पक्ष कौन से होंगे स्वतंत्रता के? स्वतंत्रता के दो पक्ष होंगे, एक नकारात्मक स्वतंत्रता और एक होगी सकारात्मक स्वतंत्रता, ठीक है। तो सबसे पहले हम समझते हैं निगेटिव लिबर्टी को, जिसको हम बोलते हैं नकारात्मक स्वतंत्रता। स्टूडेंट, स्वतंत्रता का जो अंग्रेजी रूपांतरण लिबर्टी है वो लैटिन भाषा के लिबर शब्द से निकला हुआ है, जिसका मतलब होता है बंधनों का अभाव। लेकिन स्वतंत्रता शब्द की व्युत्पत्ति के आधार पर प्रचलित इस अर्थ को भी स्वीकार नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि व्यक्ति क्या है, एक सामाजिक प्राणी है और समाज में रहते हुए मनुष्य जो है वो असीमित स्वतंत्रता का उपभोग जो है वो कर ही नहीं सकता, है ना। कि हम मनमानी करें, हमारे ऊपर कोई बंधन ना हो, उसे सामाजिक नियमों के मर्यादा के अंदर ही रहना होता है। इसलिए राजनीति विज्ञान के अंदर स्वतंत्रता के जिस रूप में कल्पना की जाती है उस रूप में जो है स्वतंत्रता मानवीय प्रकृति और सामाजिक जीवन के इन दो विरोधी तत्वों, यानी कि बंधनों का अभाव और नियमों के पालन में सामंजस्य का नाम है। और इसी को हम लोग परिभाषित भी कर सकते हैं, जैसे स्वतंत्रता व्यक्ति की अपनी इच्छा अनुसार कार्य करने की शक्ति का नाम है, बशर्ते इनसे दूसरे व्यक्ति की इसी प्रकार की स्वतंत्रता में कोई बाधा ना पहुंचे। अब समझ में आ गया ना आपको कि नकारात्मक स्वतंत्रता क्या है। तो अब हम इसी के साथ थोड़ा सा आपको बताएंगे सकारात्मक स्वतंत्रता के बारे में। फ्रेंड्स, जो है सीले, फ्रीमैन, मैकेंजी, इन सभी विद्वानों ने स्वतंत्रता की जो परिभाषा दी है उसमें स्वतंत्रता का जो रूप उन्होंने बताया वो अनुचित और अनावश्यक प्रतिबंधों के अभाव के रूप में किया है, ठीक है। तो स्वतंत्रता के दो तत्व कहे जा सकते हैं, जैसे कि न्यूनतम प्रतिबंध, यानी कि स्वतंत्रता का पहला तत्व ये है कि लोग
व्यक्ति के जीवन पर शासन और समाज के दूसरे तत्वों की ओर से कम प्रतिबंध होने चाहिए, जिससे व्यक्ति अपने विचार और कार्य व्यवहार में ज़्यादा से ज़्यादा स्वतंत्रता का उपभोग कर सके। और सकारात्मक स्वतंत्रता का दूसरा तत्व हम देख सकते हैं, व्यक्तित्व के विकास के लिए सुविधाएं। मतलब कि समाज और राज्य के जरिए व्यक्ति को उसके व्यक्तित्व के विकास के लिए ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएं प्रदान की जानी चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से स्वतंत्रता को हम लोग परिभाषित करते हुए कह सकते हैं कि स्वतंत्रता जीवन की ऐसी अवस्था का नाम है जिसमें व्यक्ति के जीवन पर न्यूनतम प्रतिबंध हो और व्यक्ति को अपने व्यक्तित्व के विकास के लिए अधिकतम सुविधाएं प्राप्त हों। अब हम बात करते हैं कि नकारात्मक स्वतंत्रता के समर्थक कौन थे। ये आपका क्वेश्चन कई बार आ चुका है नेट में और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि नकारात्मक स्वतंत्रता के जो विचारक समर्थक थे उसमें प्रमुख उदारवादी विचारक जैसे हॉब्स, लॉक, मॉन्टेस्क्यू, बेंथम, सिजविक, मिल, स्पेंसर, एडम स्मिथ और जो समकालिक नौ उदारवादी विचारक हैं जैसे हेयक, बर्लिन, नॉर्डिक, फ्रीडमैन, बुकनन, नॉजिक, हेरोल्ड लॉस्की, ये सभी विचारक नकारात्मक स्वतंत्रता के समर्थक थे। स्टूडेंट, आप और भी ज़्यादा विस्तार से और भी गहराई से अपने अध्ययन करने के लिए हमारी ऑफलाइन क्लास ज़रूर ज्वाइन करें ताकि आपको उसके फ़ायदे भी दिखें। अब बात करते हैं सकारात्मक स्वतंत्रता के समर्थक जो हैं, तो उसमें रूसो, कांट, हीगल, ग्रीन, लॉस्की, इन सभी का चिंतन देखा जा सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से सभी ने अपने अपने विचार प्रस्तुत किए। फ्रेंड्स, टाइम ड्यूरेशन जो है थोड़ा कम होता है, इसलिए हम बहुत डिटेल में आपको इसमें नहीं बता सकते। जो बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो हम आपके सामने रख रहे हैं। अब बात करते हैं हमने बात की स्वतंत्रता के जो पक्ष थे, हमने स्वतंत्रता के नकारात्मक सकारात्मक पहलुओं को देखा, उसके समर्थकों के विषय में बात की। हम थोड़ी सी बात करेंगे स्वतंत्रता के मार्क्सवादी विचार पर। स्टूडेंट, मार्क्सवाद के अंतर्गत समानता को स्वतंत्रता की पूर्व शर्त माना जाता है और स्वतंत्रता के प्रति मार्क्सवादी दृष्टिकोण रूसो, स्पिनोजा, कांट और हीगल के विचारों का समन्वय है। मार्क्सवादी विचारों के अंतर्गत स्वतंत्रता को स्वप्राप्ति और स्वनिर्धारण के संदर्भ में देखा गया है। मार्क्सवादी विचारों के अंतर्गत ये माना जाता है कि वर्गहीन समाज में ही सहयोग, सहचर और प्रेम के आधार पर स्वतंत्रता की स्थापना जो है वो संभव है। ठीक है, इसी के लिए एंगल्स ने अपनी एक कृति में एंटी ड्यूगी तथा डायलैक्टिक ऑफ नेचर में स्वतंत्रता और विवशता के अंतर को स्पष्ट किया है। एंगल्स विवशता को आवश्यकता के संदर्भ में देखते हैं और एंगल्स के अनुसार आवश्यकता वो अवस्था है जहां व्यक्ति प्राकृतिक कानूनों से घिरा हो, जबकि स्वतंत्रता का अर्थ है ज्ञान की प्राप्ति। स्वतंत्रता के लिए मार्क्स के विचार जो हैं वो मानवतावादी हैं। मार्क्स ने अपनी आरंभिक कृति इकोनॉमिक फिलॉसफिक मैनिफेस्टो में स्वतंत्रता के अतिरिक्त मूल्य से जोड़ने की कोशिश की। मार्क्स के अनुसार अतिरिक्त मूल्य के दोहन से श्रमिकों की स्थिति दयनीय हो जाती है और उनमें विरक्त भाव उत्पन्न होता है। स्वतंत्रता के लोप को ही विरक्त की संज्ञा दी है। तो इस तरीके से आपने देखा कि स्वतंत्रता का जो मार्क्सवादी विचार है उसमें एंगल्स और मार्क्स ने अपने अपने विचार रखे हैं। अब हम बात करेंगे स्वतंत्रता के प्रकार की। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि स्वतंत्रता को अलग अलग रूपों में देखा जाता है और वो चारों तरफ से हमारी सुविधा के लिए अलग अलग रूपों में हमारे सामने प्रेजेंट होता है। तो स्वतंत्रता के प्रकार में सबसे पहले हम बात करेंगे प्राकृतिक स्वतंत्रता की। स्टूडेंट, प्राकृतिक स्वतंत्रता का मतलब होता है कि लोगों की अपनी इच्छा अनुसार कार्य करने की स्वतंत्रता। ठीक है, लोग जो है, मनुष्य जो है वो जन्म से ही स्वतंत्र होते हैं और इसी विचार को व्यक्त करते हुए रूसो ने कहा था कि मनुष्य स्वतंत्र उत्पन्न होता है लेकिन ये सर्वत्र बंधनों में बंधा हुआ है। ये भी आपका एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ही समझिए तैयार हो गया। ये कई बार आपका पूछा जा चुका है। स्टूडेंट, फिर हमारा दूसरा आता है स्वतंत्रता के प्रकार में व्यक्तिगत स्वतंत्रता। तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता से क्या मतलब है? व्यक्तिगत स्वतंत्रता का मतलब है कि व्यक्ति के कार्यों पर किसी भी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं होना चाहिए जिसका संबंध केवल उसके अस्तित्व से हो। मिल जो है वो व्यक्तिगत स्वतंत्रता का समर्थन करते हुए कहते हैं कि लोग समाज को केवल आत्मरक्षा के उद्देश्य से ही किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता में व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से हस्तक्षेप करने का अधिकार हो सकता है। अपने ऊपर, अपने शरीर, मस्तिष्क और आत्मा पर व्यक्ति संप्रभु है।
अब हम बात करते हैं नागरिक स्वतंत्रता की। तो नागरिक स्वतंत्रता का उद्देश्य प्रत्येक व्यक्ति को समान अवसर और अधिकार प्रदान होना चाहिए। नागरिक स्वतंत्रता कभी भी असीमित और निरंकुश नहीं हो सकती है। नागरिक स्वतंत्रता के दो प्रकार शासन के विरुद्ध व्यक्ति की स्वतंत्रता और व्यक्ति को व्यक्ति और व्यक्तियों के समुदाय की स्वतंत्रता से है। शासन के विरुद्ध व्यक्ति की स्वतंत्रता संविधान के जरिए मौलिक अधिकारों और अन्य किसी भी प्रकार से व्यक्ति को प्रदान की जाती है। स्टूडेंट, समुदाय से स्वतंत्रता मनुष्य के वो आधार हैं जिन्हें वो राज्य के अलग अलग समुदायों के विरुद्ध प्राप्त करता है। ठीक, अब बात करते हैं राजनीतिक स्वतंत्रता की। तो लास्की के अनुसार राज्य के कार्यों में सक्रिय भाग लेने की शक्ति ही राजनीतिक स्वतंत्रता है। राजनीतिक स्वतंत्रता के अंतर्गत व्यक्ति को कुछ अधिकार प्राप्त होते हैं, जैसे मतदान का अधिकार, निर्वाचित होने का अधिकार, सरकार के कार्यों की आलोचना का अधिकार, सार्वजनिक पद पाने का अधिकार। तो इस तरीके से आप ये चीज़ जानते हैं कि ये राजनीतिक स्वतंत्रता केवल एक प्रजातंत्रात्मक देश में ही पाई जा सकती है। राजनीतिक स्वतंत्रता के ना होने से नागरिक स्वतंत्रता का कोई भी अर्थ नहीं होता है। ठीक है, तो अब बात करते हैं हम आर्थिक स्वतंत्रता की। आर्थिक स्वतंत्रता का मतलब होता है कि हर व्यक्ति को अपनी जीविका कमाने की समुचित सुरक्षा सुविधा प्राप्त हो। व्यक्ति को बेरोजगारी और अपर्याप्तता के निरंतर भय से मुक्त रखा जाना चाहिए, जो कि अन्य किसी भी अपर्याप्तता की अपेक्षा व्यक्तित्व की समस्त शक्ति को बहुत ज़्यादा आघात पहुंचाती है। तो इसलिए व्यक्ति को कल की आवश्यकताओं से मुक्त रखा जाना चाहिए। ये था हमारा आर्थिक स्वतंत्रता। अब बात करते हैं राष्ट्रीय स्वतंत्रता की। तो राष्ट्रीय स्वतंत्रता का मतलब होता है प्रत्येक राष्ट्र की स्वतंत्रता, यानी कि राष्ट्रों की स्वतंत्रता के अनुसार भाषा, धर्म, संस्कृति, नस्ल, इन सभी चीज़ों पर राष्ट्र का ये अधिकार होता है कि वो स्वतंत्र राज्य का निर्माण करे और किसी अन्य राज्य के अधीन ना हो। ठीक है, तो अब बात करते हैं नैतिक स्वतंत्रता। तो इसका मतलब होता है व्यक्ति की उस मानसिक स्थिति जिसमें वो अनुचित लोभ लालच के बिना अपना सामाजिक जीवन बिताने की योग्यता रखता हो। स्टूडेंट, कॉम्टे के विचार में व्यक्ति की विवेकपूर्ण इच्छा शक्ति ही उसकी वास्तविक स्वतंत्रता है। अब बात करते हैं सामाजिक स्वतंत्रता की। तो सामाजिक स्वतंत्रता का मतलब है कि समाज के प्रत्येक व्यक्ति को समाज में बिना किसी भेदभाव के समान स्तर प्राप्त हो। समाज के प्रत्येक व्यक्ति को अपने व्यक्तित्व को विकसित करने के उचित अवसर प्राप्त हो, यानी कि सामाजिक समानता पाई जाए। जाति, धर्म, भाषा, रंग, नस्ल, संप्रदाय के आधार पर कोई भेदभाव ना हो। ठीक है, तो अब बात करते हैं हम स्वतंत्रता के संरक्षण की। तो स्वतंत्रता की सुरक्षा के लिए भी कुछ विशेष संरक्षण जरूरी होते हैं, जिनमें से कुछ बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं, जैसे कि नागरिकों की जागरूकता। ठीक है स्टूडेंट, नागरिकों को अपने अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति जागरूक रहना चाहिए। उन्हें अधिकारों के प्राप्ति के लिए संघर्ष करने, कर्तव्य पूरा करने के लिए हमेशा तत्पर रहना चाहिए। इसी के लिए लॉस्की ने कहा कि नागरिकों की महान भावना कानून की शब्दावली स्वतंत्रता की वास्तविक सुरक्षा है। ठीक है, फिर स्वतंत्रता के संरक्षण में हम देखते हैं वैधानिक प्रभु और राजनीतिक प्रभु में सहयोग। तो इसमें क्या होता है कि वैध प्रभु सरकार और राजनीतिक प्रभु का जनता में सहयोग जरूरी है। वैध प्रभु को राजनीतिक प्रभु की इच्छा अनुसार कार्य करना चाहिए, तभी प्रजातंत्र प्रणाली सफलता से चल सकती है। फिर स्वतंत्रता के संरक्षण में हम बात करते हैं नागरिक अधिकारों की व्यवस्था की। तो इसमें नागरिक अधिकारों की समुचित व्यवस्था भी स्वतंत्रता की रक्षा के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर बात करते हैं इसके संरक्षण में कानून के अस्तित्व की। तो कानून जो है वो स्वतंत्रता का मित्र है। कानून और व्यवस्था ही स्वतंत्रता के वास्तविक आधार है, लेकिन कानून आदर्श होना चाहिए। कानून निष्पक्ष और सभी पर समान रूप से लागू होने वाला होना चाहिए। स्टूडेंट, मॉन्टेस्क्यू ने इसके विषय में कहा है कि कानून के स्वभाव और उसके जरिए दंड की मात्रा पर ही मुख्यतः स्वतंत्रता की रक्षा और उसका हनन निर्भर है। ठीक है, तो स्वतंत्रता के संरक्षण में अगली बात जो है वो है आर्थिक विषमता का अंत, यानी कि आर्थिक विषमता भी स्वतंत्रता के मार्ग में बाधक है। भूखी, नंगी और बेकार जनता से स्वतंत्रता की अनुभूति नहीं मिल सकती। मैथ्यू आर्नोल्ड ने कहा कि आर्थिक विषमता उच्च वर्ग को धन लोलुप, मध्य वर्ग को अशिष्ट तथा निम्न वर्ग को पशु बना देती है। तो आई होप स्टूडेंट आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी
लेकिन मैं पहले ही बता दूं ये सारे टॉपिक इसमें कवर नहीं हो पाए हैं, बहुत ही विस्तार से है ये आपका टॉपिक भी स्वतंत्रता। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, छोटी छोटी बारीक चीज़ें जो रह गई हैं। इसके लिए आप सभी लोग चाहें तो आप हमारी ऑफलाइन क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा इसके लिए मंथली पैकेज भी है जिसमें आपको डेली बहुत सारी चीज़ें आपकी तैयारी के लिए छोटे छोटे बहुत बड़े बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक आपको बताए जाते हैं, जिससे आपकी तैयारी जो है वो संपूर्ण बनाने का प्रयास किया जाता है। हमने अपने कॉन्टैक्ट डिटेल जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं, आप वहाँ से हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और अगले वीडियो में हम अपने अगले टॉपिक के साथ मिलेंगे। हमारा अगला टॉपिक होगा समानता। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए और अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखिए। थैंक यू सो मच।